स्ट्रीट वेंडर योजना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में गृह प्रवेश कराया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री योजना के तहत कई हितग्राहियों से बातचीत भी की। ग्वालियर के भितरवार से जुड़े एक हितग्राही परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर में आने का न्योता भी दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,75,000 परिवारों को घर दिए गए थे। उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गृह प्रवेश कराया। प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों को कहीं न कहीं आने वाले उपचुनाव के लिहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी इन योजनाओं का चुनाव में कहीं न कहीं प्रचार प्रसार करेगी। प्रदेश में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आगर के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन के साथ चुनाव प्रचार का आगाज किया। कमलनाथ ने इस मौके पर बीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने दावा किया कि पिछली सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया गया है। न सिर्फ किसानों का कर्जा माफ बल्कि डिफाल्टर किसानों और चालू खाते वाले किसानों का भी सरकार ने कर्जा माफ किया था। कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश का उपचुनाव प्रदेश के भविष्य को तय करेगा और जनता फैसला करेगी कि सच कौन कह रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद अब कमलनाथ ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। आगर में कमलनाथ ने किसानों के बीच पहुंचकर बर्बाद सोयाबीन की फसलों का भी जायजा लिया। कमलनाथ इसके बाद ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगे और वहां पर भी चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है और अब वहां पर सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचकर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालते हुए अब पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय में पेड़ों की कटाई चल रही है। यहाँ पर 1 दर्जन पेड़ ऐसे हैं जो कि काटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन पेड़ों को काट के यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि जो अधिकारियों के जो ऑफिस है उनको यहाँ पर बनाया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे जो सालों से जो पेड़ लगे थे, जिसमें पीपल का पेड़ है, इमली का पेड़ है और दूसरे पेड़ है, उनको यहाँ पर काटने का काम जो है लगातार जारी और कल से यहाँ पर इन पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके बाद इन पेड़ों को यहाँ से हटाकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि डीजी होमगार्ड जिस बिल्डिंग में बैठते हैं उसके पीछे जो है जो बिल्डिंग तैयार की जा रही है उसमें अधिकारियों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और उसके सामने जो पेड़ लगे हैं वहाँ पर भी बिल्डिंग बनाई जाएगी। वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अधिकारी बैठेंगे। एसडीआरएफ की जो टीम है, जो कि आपदा प्रबंधन के समय काम आती है, वो टीम जो है यहाँ पर पेड़ों की कटाई कर रही है। और आप देख सकते हैं कि जिस सीजन में जो है वृक्षारोपण किया जाता है उस सीजन में पेड़ों की कटाई यहाँ पर की जा रही है। तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पहले देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, उसी हिसाब से इन पेड़ों की कटाई की जाना चाहिए थी। लेकिन बेवजह यहाँ पर 1 दर्जन जो कि सालों से पेड़ खड़े थे, छायादार ये पेड़ थे, उनकी कटाई यहाँ पर की गई। मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आयोजित होने जा रही है और नीट परीक्षा को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं, ताकि जो दूर दराज से स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश भर में इस बार 58,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो नीट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और प्रदेश भर में 144 एग्ज़ाम सेंटर्स तैयार किए गए हैं, जिसमें राजधानी भोपाल में यानी भोपाल जिले में 26 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षार्थी यहाँ पर नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। 2019 की तुलना की जाए तो इस बार 2020 में छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी 4,406 ज़्यादा परीक्षार्थी इस बार नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं। और इस बार जो नीट की परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जा रही है, यानी ऑफलाइन मोड पर जो प्रदेश भर में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचेंगे वो ऑफलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि कोरोना संकट काल है, यानी कोरोना महामारी का दौर है, इसी बीच में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स को मास्क लगाकर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य होगा
और एग्ज़ाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को एक साथ ग्रुप में खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है। और इस बार ये भी कहा गया है, यानी एक ही पाली में परीक्षा आयोजित हो रही है, यानी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। इसीलिए इस बार परीक्षार्थियों को दोपहर 2 बजे से यानी 11:40 पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने की बात कही गई है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो कड़ी चेकिंग की जाएगी, यानी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उनका जो एडमिट कार्ड है वो वेब कार्ड रीडर से चेक किया जाएगा, यानी स्टूडेंट्स ना तो किसी चीज़ को टच करेंगे और ना ही उनको कोई टच करेगा। यानी कोरोना महामारी के दौर में संक्रमण से बचने के लिए इस बार व्यवस्थाएं की गई। और खास करके जो पिकअप की व्यवस्था है उसके लिए राजधानी भोपाल में जो 5 पिकअप पॉइंट है वो बनाए गए हैं। अलग अलग बस स्टॉप को चिन्हित किया गया है, जहां पर जो स्टूडेंट्स इन बस स्टॉप पर पहुंचेंगे तो वहां से स्टूडेंट्स को सुबह बस से पिकअप किया जाएगा और उसके बाद इन एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा। और अगर किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो उसके लिए जो हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, लाइजनिंग अधिकारियों की यानी नोडल अधिकारियों के नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स किसी भी परेशानी होने पर इन नोडल अधिकारियों को कॉल करेंगे और तुरंत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यानी इस बार स्टूडेंट्स को पिकअप में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हर शहर में पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए लाइजनिंग अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है और इस पूरे पिकअप पॉइंट को लेकर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कलेक्टर भी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। अक्सर मरीजों को ये शिकायत रहती है कि जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता या तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको रास नहीं आती। इस परेशानी से सुविधा दी गई है एक ऐप के ज़रिए कि अब वो फीडबैक अपना दे सकते हैं मरीज इस मेरा अस्पताल ऐप पे रजिस्टर्ड करके। अगर वो किसी अस्पताल में जाते हैं तो उनके साथ अगर कुछ ऐसी होती है बात जो उन्हें पसंद नहीं आती है या फिर सफाई की बात कहें या फिर किसी के बिहेवियर की बात करें, अक्सर ये बात सामने आई है कि डॉक्टर, नर्स, वार्ड टेक्नीशियन ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो सही बर्ताव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ परेशान हो जाते हैं। कई जगह दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बाहर से दवाएं लेनी पड़ती है या फिर जांच के लिए अस्पताल के बाहर जाना पड़ता है। ऐसी शिकायतों से अगर मरीज़ को परेशानी हो रही है तो मेरा अस्पताल ऐप पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। 79 पूरे प्रदेश भर के ज़िला अस्पताल इस ऐप पर रजिस्टर्ड हैं और तमाम जो फीडबैक दे सकते हैं वो इस ऐप के ज़रिए मरीज़ दे सकते हैं। राज्य शासन ने अस्पतालों की क्वालिटी सुधारने के लिए इस तरीके की ऐप बनाई है, जहां पर खुद दिल्ली से उनके पास फ़ोन आते हैं। जब वो पर्चा बनवाते हैं तो जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड किया जाता है दिल्ली से फीडबैक लिया जाता है, लेकिन अगर उनके पास फ़ोन नहीं आता है तो इस ऐप के ज़रिए वो खुद भी शिकायत कर सकते हैं या फिर अपना फीडबैक अस्पताल के प्रति दे सकते हैं। मरीजों को असुविधा ना हो इस बात का खास ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस तरीके की ऐप को बनाया है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल जो भी ज़िले पिछड़े हैं रैंकिंग के मामले में, ज़िला अस्पतालों की सुविधा देने के मामले में, वो इस ऐप से फीडबैक ले पाएंगे और जहां भी कमी पाई जाएगी इस ऐप के ही ज़रिए उनमें सुधार लाया जा सकेगा। देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के परिजनों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उनके अपनों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। बैतूल की मुल्ताई तहसील में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल ताप्ती सरोवर पर पितृपक्ष के पूरे 15 दिन वो लोग शहीदों को के मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं जिन्होंने कभी उन शहीदों को देखा नहीं, कभी उनसे मिले नहीं। और जाहिर है सच्चे मन से की गई इस प्रार्थना के बाद हमारे देश के शहीदों की आत्माओं को ज़रूर मोक्ष मिलेगा। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से आज विश्व जूझ रहा है। वहीं बात जबलपुर की करें तो इस महामारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा त्रिकटु चूर्ण अब तक रामबाण साबित हुआ, लेकिन अब जब सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के आंकड़े आगे आ रहे हैं तो प्रदेश सरकार ने इसकी सप्लाई को बंद कर दिया है। जबलपुर की बात की जाए तो आयुर्वेद कॉलेज ने 1,27,000 घरों तक कोरोना के संक्रमण काल में त्रिकटु चूर्ण यानी जो काढ़ा है उसे पहुंचाया था, लेकिन अब जब भयावह स्थिति सामने आ रही है तो ऐन मौके पर इस आयुर्वेदिक काढ़े की सप्लाई को बंद कर दिया है। गौरतलब है कि त्रिकटु चूर्ण ने सैकड़ों मरीजों को जहां ठीक किया, वहीं लाखों लोग अब तक कोरोना की जद में आने से बच गए। लेकिन अब जब संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है तो इस बीच शासन का ये जो कदम है वो सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।
निजी स्कूलों के फीस विवाद को लेकर के सहमति बन गई है। निजी स्कूल संचालकों की बैठक आज वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा और महापौर एजाज ढेबर की मौजूदगी में हुई, जिसमें फीस पर चल रहे गतिरोध और तमाम विवाद को लेकर के गंभीरता से चर्चा हुई। हालांकि ये मसला हाईकोर्ट तक के पहुंचा, जिसमें निजी स्कूलों की अवैध फीस वसूली को लेकर के शिकायतें की गई थी और साथ ही कई तरह की शिकायतें ये भी आ रही थी कि जिन स्कूलों में पालकों ने फीस जमा नहीं की है वहां पर ऑनलाइन कक्षाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें सहमति बन गई है कि फिलहाल निजी स्कूल संचालक पालकों की परेशानियों को समझेंगे और जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी उसे लगातार जारी रखेंगे। रायपुर समेत जो छत्तीसगढ़ के बड़े स्कूल हैं वहां पर लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि पालकों से फीस वसूली की जा रही है। ट्यूशन फीस वसूली का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा फीस वसूली निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा की जा रही थी। उनकी दलील थी कि स्कूल चलाना कोरोना काल में काफी महंगा पड़ रहा है और ऐसे में उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हालांकि बैठक में आज जो एसोसिएशन है उन्होंने भरोसा जताया है कि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण बढ़ने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रात को एक उच्च स्तरीय बैठक ली है और बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और साफ तौर से उस बैठक में ये कहा गया है कि जिस तरह से किसी प्रकार से कहीं से कोई सिफारिश या इस तरह से भर्ती कराने के लिए मरीजों को नहीं होनी चाहिए, सभी को वहां पर अस्पतालों में जगह मिलनी चाहिए। इस तरह से निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उनकी बैठक में जो सीएस हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री भी इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए, क्योंकि जिस तरह से कल ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कल 4 जो कोविड सेंटर्स हैं वहां पर उन्होंने दौरा किया है, वहां के बिस्तर के बारे में जानकारी ली है, वहां मरीजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी चीज़ों की उन्होंने जानकारी ली है और जिस तरह से उसके बाद सभी मरीजों से बातचीत भी उन्होंने की कि वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी सारी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को दी है। उसके बाद आज जो सीएस हैं आरपी मंडल, उन्होंने भी आज सभी अधिकारियों के साथ में बैठक ली है। बैठक लेने के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही और जो मरीज हैं उनसे उन्होंने बात भी की है, बस्तर के मरीजों से बातचीत की है, सरगुजा के जो मरीज हैं कोविड-19 के उनसे बातचीत की है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ ही क्योंकि राजधानी रायपुर में हालात जो कोविड को लेकर काफ़ी ख़राब हैं, उसको देखते हुए सीएस ने आज जो मेकाहारा अस्पताल है वहाँ का दौरा भी किया है, वहाँ के बेड की संख्या को भी उन्होंने देखा है और साफ तौर से ये कह दिया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की बेड की कमी नहीं है और 1 महीने से लेकर 15 दिन के अंदर पूरी और जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसके पीछे ये है कि अब टेस्टिंग की संख्या राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में बढ़ चुकी है, इसीलिए जो मौत का आंकड़ा है वो ज़्यादा दिख रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के काल में पहले तो परीक्षा का लगातार विरोध राज्य सरकार द्वारा किया गया। अब चूंकि परीक्षाएं नीट की होनी है, 13 सितंबर को इसकी परीक्षा होगी, तो उसकी व्यापक तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के तमाम परीक्षार्थियों के लिए राज्य सरकार बेहतर व्यवस्था करने की लगातार प्रयास कर रही है। इस महामारी के दौरान जो भी परीक्षार्थी राजधानी पर आएंगे और परीक्षा देंगे तो उनके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे जिले भर के परीक्षार्थियों को लाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उन अधिकारियों को भी इनके लिए तैनात कर दिया गया है जो इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देखेंगे और पूरे परीक्षार्थियों जब यहाँ पर आएंगे तो निःशुल्क बस से वो आवाजाही कर सकते हैं और उन तमाम परीक्षार्थियों के बेहतर सुविधाओं के लिए राज्य सरकार डटी हुई है। सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए अस्पतालों में संजीवनी 108 दिया है ताकि आम नागरिकों को सुविधा मिल सके। मरीजों को अस्पताल से घर और फिर घर से अस्पताल निःशुल्क ले जाने 24 घंटा सुविधा देने संजीवनी योजना बनाई गई है। इधर एक गरीब ग्रामीण को कांकेर से रायपुर रेफर किया गया। परिवार के पास खाने के तक के पैसे नहीं होने पर परिवार ने रायपुर जाने असमर्थ व्यक्त की तो डॉक्टर ने वापस घर जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद जिला अस्पताल में संजीवनी संचालक से बात की तो उसने वापस छोड़ने के लिए डीजल ड्राइवर का खर्च 4,000 रुपये मांगे। गरीब परिवार के पास खाने तक का पैसा नहीं था, जिसके चलते पैदल लौटने का निर्णय लिया।
2 दिन तक 70 किलोमीटर सफर तय कर परिवार केवटी तक पहुंचा, जहां सूचना मिलने पर कुछ समाजसेवी लोग ने उन्हें घर तक छोड़ा। गट्टाकल निवासी अमलू राम उइके 45 वर्ष बैल बांध रहा था। उसी दौरान बैल ने उस पर हमला कर दिया, जिससे अमलू की दाई आंख में चोट आने से दिखना बंद हो गया। मरीज को कोलीवाड़ा अस्पताल लाया गया, जहां से उसे कांकेर जिला अस्पताल रेफर किया गया। संजीवनी ने मरीजों को कांकेर छोड़ दिया। यहाँ महिला डॉक्टर ने ग्रामीण की आंख की जांच की, जिससे गंभीर चोट के कारण इलाज के लिए रायपुर जाने की बात कही। ग्रामीण परिजन ने पैसे नहीं होने पर जाने में असमर्थ व्यक्त की, तो डॉक्टर ने गाड़ी की व्यवस्था करने एक नर्स के पास परिजन को भेजा। नर्स ने कहा एम्बुलेंस में मरीज को डीजल भरवाने होगा। यहाँ भी परिजनों ने पैसा नहीं होने की बात कही। जिला अस्पताल में तैनात संजीवनी संचालक ने परिजनों को कहा 4000 रुपये दे दो तो छोड़ने की प्रबंध करूंगा। जहां मरीजों को निःशुल्क ले जाने लाने की जिम्मेदारी 108 संजीवनी को दिया गया है, वही अगर संजीवनी ड्राइवर के द्वारा मरीजों से पैसा की मांग करता है तो गरीब जो मरीज है वो किस तरह से अपने पैसा का भरपाई कर पाएंगे और कैसे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जीवानंद हालदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। लगातार जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने 4 सितंबर से 12 सितंबर तक संपूर्णतः कंटेनमेंट जोन नगर निगम क्षेत्र को घोषित किया था और किसी भी तरीके की जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानें हैं वो नहीं खोली जा रही थी। लेकिन दूसरे चरण में आज 12 तारीख से 18 तारीख तक दूसरे चरण का कंटेनमेंट जोन जो घोषित किया गया है उसमें कुछ राहत दी गई है, जिसमें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक किराने की दुकानें हैं, अनाज की दुकानें हैं और जो डेयरी की जो दुकानें हैं उनको छूट दी गई हैं और साथ में मार्केट को भी खोला गया है, जिसमें सब्जियां सिर्फ बेची जा सकती हैं। इसको देखते हुए छूट दी गई है, जिसके बाद लोगों का हुजूम उमड़ गया है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसका नुकसान एक बार फिर लोगों को उठाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जो है कोरोना के जो मरीज़ हैं वो मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इसे लेकर चिंतित है। और कंटेनमेंट जोन घोषित करने का जो कलेक्टर का जो निर्देश था वो इसी को देखते हुए था कि लगातार जो ज़िले में मरीज मिल रहे हैं उसमें कमी है, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो एक बार फिर प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है।